नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम इतिहास, और इतिहास में पढ़ेंगे हम बौद्ध संगीतियां, यानी कि बौद्ध संगीतियां कितनी हुई, कब हुई, कहां पर हुई, और किन राजाओं की यानी किन शासकों की संरक्षता में बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। ठीक है, तो जानेंगे हम। तो उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियों के आयोजन की प्रथा का जो चलन हुआ वो हुआ महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है वो उसी वर्ष होता है जिस वर्ष महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। ठीक है, पढ़ेंगे हम। तो पहली है प्रथम बौद्ध संगीति। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के वर्ष यानी कि उनके बाद में इस पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम इसको 483 बीसी। ठीक है, बीसी का मतलब यह है कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म होता है तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो भी साल होंगे, जो भी वर्ष होंगे, उन्हें हम बीसी यानी कि ईसा पूर्व कहेंगे। तो ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। स्थान है इसका राजगृह, और कहां? सप्तपर्णी गुफा। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहां किया गया? तो यह किया गया राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, जिन्हें पाली भाषा में सट्टापन्नी भी कहा जाता है। लिख लेते हैं एक बार हम, सट्टापन्नी। ठीक है, कहां किया गया और कब किया गया? अब देखेंगे कि उस समय का शासक कौन था, यानी कि किसके संरक्षता में, यानी किसके आश्रय में इस समिति का आयोजन किया गया। तो यह किया गया अजातशत्रु के शासनकाल में। तो अजातशत्रु कौन है? तो अजातशत्रु है तत्कालीन मगध वंश का शासक। मगध वंश का शासक या कहते हैं हम मगध वंश का शासक। अगर प्रश्न इसके वंश के बारे में पूछा जाए तो होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश जो कि मगध वंश का सबसे पहला वंश माना जाता है, सबसे प्राचीन वंश है हर्यक वंश। ठीक है, तो संरक्षक कौन है? तो संरक्षक है अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का मगध का शासक था। ठीक है, कब किया गया? 483 में किया गया, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में किया गया। ठीक है, अब पढ़ना है हमें इसकी अध्यक्षता किसने की। तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं महाकश्यप। अब इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य यानी क्यों किया गया। तो महात्मा बुद्ध के जो परिनिर्वाण के बाद में किया गया, तो उनके जो भी उद्देश्य थे, उनके जो भी उपदेश थे, उन उपदेशों को संकलित करने के उद्देश्य से
इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें दो ग्रंथों का, दो पिटकों का संकलन किया गया। दो पिटकों का संकलन किया गया। पहला था विनय पिटक और दूसरा सूक्त पिटक। तो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं त्रिपिटक, उन त्रिपिटकों में से विनय पिटक और सूक्त पिटक का संकलन किया गया इस बौद्ध संगीति के दौरान। ठीक है, तो विनय पिटक और सूक्त पिटक का, इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इनमें जो बौद्ध भिक्षु थे, इनमें जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी संख्या थी 500। यानी कि बौद्ध भिक्षु जो अन्य से श्रेष्ठ होंगे। एक तो है महाकश्यप जो कि इस आयोजन के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा 500 अन्य भिक्षु भी थे। 500 अन्य भिक्षु भी इसमें शामिल किए गए, जिसमें उपाली और आनंद भी शामिल होते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य भी थे। ठीक है, आनंद को धम्म का प्रमाण माना गया और उपाली को विनय का प्रमाण माना जाता है। यह भी प्रश्न आ जाता है कि धम्म को किसका प्रमाण माना जाता है? तो आनंद का, और विनय को माना जाता है, उपाली का प्रमाण माना जाता है। 500 भिक्षुओं को शामिल करने के कारण इस बौद्ध संगीति को पंच सत्य का भी कहा जाता है। इस बौद्ध सम्मेलन को पंच सत्य का, ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति को पंच सत्य का भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 500 भिक्षुओं को जो कि अर्हत थे उनको शामिल किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि इसका आयोजन कितने समय तक चला? तो इसका आयोजन चलता है 7 माह तक। इसका आयोजन चलता है, यानी कि 7 माह तक यह संगीति चलती है। ठीक है, होती कब है? यह होती है आषाढ़ के महीने में। ठीक है, तो हमने जाना पहली बौद्ध संगीति यानी कि बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत बाद, ठीक है, उनके उद्देश्यों को संकलित करने के उद्देश्य से, उनके उपदेशों को संकलित करने के उद्देश्य से इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। यह है पहली बौद्ध संगीति। अब पढ़ेंगे हम दूसरी बौद्ध संगीति। अब पढ़ेंगे हम द्वितीय बौद्ध संगीति। इस बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद किया जाता है, यानी कि 383 ईसा पूर्व में इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। तो यह किया जाता है 383 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। दूसरी का कब होता है? तो दूसरी का होता है 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहां पर होता है? तो यह होता है वैशाली में। कहां होता है? तो वैशाली में होता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि वैशाली में इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो हम पढ़ेंगे कि इसमें कुछ मतभेद आ गए थे। जो बौद्ध धर्म के कुछ नियम थे, बौद्ध मत में कुछ मतभेद आ गए थे 10 नियमों के ऊपर, जैसे खाना खाने के बाद में छाछ पीना, गद्दे पर सोना या सोने चांदी की बर्तन में खाना खाना। तो ऐसे ही कुछ 10 नियमों पर इनका मतभेद हुआ और उस मतभेद के चलते, यानी उन मतभेदों को सुलझाने के लिए इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया।
ठीक है, तो कब किया गया? तो यह है 383 ईसा पूर्व में किया गया। कहां किया गया? तो वैशाली में किया गया। ठीक है, तो समय हो गया 383, स्थान वैशाली। अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष थे साबाकामी या इन्हें सर्वकामनी भी कहा जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं साबक मीर भी नाम आता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, साबाकामी भी यही है, साबक मीर भी यही है और सर्वकामनी भी यही है। ठीक है, तो तीनों नाम यही हैं। अब देखेंगे किसके संरक्षक में इसका आयोजन किया जाता है। तो वो है कालाशोक। कालाशोक है मगध के शासक, मगध के तत्कालीन शासक जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित थे। ठीक है, कौन है? शिशुनाग वंश। ठीक है, तो चार चीज हो गई हमारी। कब हुआ? 383 में हुआ, यानी कि बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 साल बाद आयोजन हुआ, वैशाली में किया गया। संरक्षक हैं कालाशोक। बुद्ध धर्म में जो 10 नियम थे, उन नियमों में ढील देने के उद्देश्य से इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो इनमें मतभेद हो गए। अब जो इन परिवर्तनों के पक्ष में थे, जो इन परिवर्तनों के पक्ष में थे, इनके दो भागों में बंट जाता है, स्थविर और महासांगिक। तो यहां बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट जाता है, स्थविर और महासांगिक। स्थविर को हम थेरवादी भी कहते हैं, स्थविर को हम थेरवादी भी कहते हैं, और महासांगिक को सर्वस्तिवादी भी कहा जाता है। महासांगिक को सर्वस्तिवादी भी कहा जाता है। यानी कि अब यहां बुद्ध धर्म के दो संप्रदाय और बन जाते हैं, स्थविरवादी और महासांगिक। अगर प्रश्न आता है स्थविरवाद यानी महासांगिकवाद का उदय किस बौद्ध संगीति में हुआ, तो वह है दूसरी बौद्ध संगीति में। ठीक है, यानी कि जो परिवर्तनों के पक्ष में थे तो वो कहलाए महासांगिक। जैसे कि जो ताड़ी पीना है, नरम गद्दे में सोना है, तो ये क्या है? ये परिवर्तन है, यानी कि इन परिवर्तनों के पक्ष में थे तो वो कहलाए महासांगिक। ठीक है, और जो इन परिवर्तनों को नहीं मानने वाले थे तो वो कहलाए स्थिरवादी, यानी कि पहले से ही वो स्थिर हैं। ठीक है, अपनी बात पर अड़ग हैं, तो वो कहलाए स्थिरवाद। इनका नेतृत्व किया महाकश्यप ने। ठीक है, यानी कि स्थिरवाद का नेतृत्व किया महाकश्यप ने। ठीक है, और जो कि कहां किया? वैशाली में। और महासांगिक का नेतृत्व किया उज्जैन में। उज्जैन में किसने किया? महाकच्चायन ने। किसने किया? महाकच्चायन। ठीक है, इसमें दो संप्रदाय बढ़ जाते हैं, स्थविरवाद और महासांगिक। स्थविरवाद वो है जो नियम बने थे उन नियमों को पूर्णतः पालन करने वाले। ठीक है, उन नियमों का अक्षरशः पालन करने वाले थे स्थविरवाद, यानी कि स्थविरवादी, जिनका नेतृत्व किया महाकश्यप ने। ठीक है, जिन्हें हम थेरवादी भी कहा जाता है। दूसरा के नियमों में जो ढील के पक्ष में थे, यानी कि इन्हें जो ढील के पक्ष में थे उन्हें सर्वस्तिवादी भी कहा जाता है, जिनका नेतृत्व किया महाकच्चायन ने उज्जैन में। ठीक है, तो दोनों का अंतर क्लियर हो गया। जिन्हें हम पूर्वी भिक्षु कहते हैं और इन्हें हम
पश्चिमी भिक्षु कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम तीसरी महासंगीति के बारे में। तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ 250 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 250 यानी कि 250 ईसा पूर्व में, यानी कि एग्जैक्ट कह लें हम तो 247 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ? तो यह हुआ पाटलिपुत्र में, मतलब आज की यानी कि आधुनिक पटना में। कहां हुआ? आधुनिक पटना में। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं इसके मोगली पुत्र तिस। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन है? मोगली पुत्र तिस। ठीक है, शासक कौन था उस समय? तो शासक थे उस समय मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक। ठीक है, तो उनके संरक्षता में, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब इसमें पढ़ेंगे हम कुछ विशेष बातें। तो इसमें क्या है कि हमने पढ़ा पहली बौद्ध संगीति में क्या 2 त्रिपिटक का संकलन किया गया। पहली बौद्ध संगीति में यानी कि विनय पिटक और सूत पिटक का। और होते कितने हैं? तो होते हैं 3 पिटक यानी कि त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। तीसरा पिटक कौन सा है? अभिधम्म पिटक। ठीक है, इस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। इस समय तक स्थविरवाद जो संप्रदाय था, स्थविरवाद संप्रदाय का बोलबाला रहा है। इस बौद्ध संगीति के दौरान जिनका वर्चस्व था वो थे स्थविर संप्रदाय। ठीक है, जिन्हें थेरवाद भी कहा जाता है। जिनका नेतृत्व किसने किया? स्थविरवाद का। और थेरवाद का नेतृत्व किया महाकश्यप ने। ठीक है, तो यह है तृतीय बौद्ध संगीति। आयोजन होता है 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में होता है। अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र तिस। और संरक्षक हैं यानी कि उस समय के शासक हैं वो है सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, इसमें तीसरे पिटक यानी कि अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। स्थविरवाद यानी थेरवाद का बोलबाला इसमें रहा है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम चौथी बौद्ध संगीति के बारे में। चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, कब हुआ? तो यह हुआ प्रथम शताब्दी। यह हुआ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, उस समय के जो शासक थे वो थे कनिष्क। तो शासक कौन है? कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासक हैं। ठीक है, जो कि कुषाण वंश के शासक हैं वो थे कनिष्क। उनकी संरक्षता में यानी कि उनके आश्रय में इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। और अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। ठीक है, कब होता है? तो यह होता है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में होता है, उनके आश्रय में होता है। और अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, कहां पर होता है? तो यह होता है कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के
कुंडन वन भी कह सकते हैं इसे, और कुंडल वन भी कह सकते हैं। तो इस समय तक बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, और 2 संप्रदाय और बन जाते हैं, 2 संप्रदाय और बन जाते हैं, वो हैं हीनयान और महायान, ठीक है। यानी कि हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में और विभाजित हो जाता है। कब होता है? तो चौथी बौद्ध संगीति के दौरान 2 और संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। अब जो स्थिरवाद को मानने वाले थे उनका झुकाव होता है हीनयान की तरफ, और जो महासंघिक को मानने वाले थे उनका झुकाव होता है महायान की तरफ। इसी बौद्ध संगीति के दौरान एक ग्रंथ की रचना और होती है, वो है विभाष शास्त्र ग्रंथ की रचना होती है इसमें, ठीक है। तो इस बौद्ध संगीति के दौरान विभाष शास्त्र की रचना होती है संस्कृत में। आज पढ़ा हमने 4 बौद्ध संगीति के बारे में। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।